कई डेस्टिनी को न मानने वाले लोग कह देते हैं कि ये इत्तेफाक है, बाई चांस है, लेकिन इत्तेफाक बाई चांस जब बाई लक भी तो कह सकते हैं ना, शब्द तो वही है। चलिए खैर इस तो हम तो कंक्लूजन करेंगे, आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहे। हे गाइस, सत श्री अकाल, नमस्कार, केम छो, वेलकम टू भोपाल ग्लोबल टाइम्स अनदर वीडियो। यस तो गाइस, ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ सेकंड एपिसोड शुरू करते हैं। इस एपिसोड में हम लेकर आएंगे कुछ और दिलचस्प बॉलीवुड के किस्से और एग्जाम्पलें। चलो तो फिर वीडियो करते हैं शुरू। जैसा कि मैंने अपनी पिछली एपिसोड में बताया था कि अमिताभ बच्चन को कैसे लक ने ऊपर उठाया और धर्मेंद्र जी को लक ने कैसे ऊपर उठाया, तो अब मैं एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूँ आशा भोंसले जी की। जी हाँ, लेजेंड गायिका आशा भोंसले। आशा भोंसले जी मंगेशकर परिवार की ही बेटी है। लता मंगेशकर जी की छोटी बहन है। लता जी का शुरू से ही एक बहुत बड़ा एरा बन चुका था गायकी में। उनकी बारीक आवाज़, खनक और उसके आसपास गायिकाएँ थी तो, लेकिन वो आ नहीं पाई, आगे बढ़ नहीं पाई। तो लता जी लगभग मोनोपोली पर ही रहे 3-4 शायद 5 दशकों तक, यानी 40-50 साल तक। बीच बीच में सुमन कल्याणपुर जी और मीनू पुरुषोत्तम जी और अन्य कई गायिकाओं ने भी खनकती आवाज़ दी, लेकिन वो लंबा समय टिक नहीं पाई। और शुरू से अब आशा जी भी इसी लाइन में आ रही थी, आशा भोंसले जी इस लाइन में आ रही थी, तो उनका भी कंपटीशन अपनी बहन लता मंगेशकर के साथ ही था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी आवाज़ को अलग दे दिया। बारीक खनक नहीं, थोड़ी सी भारी आवाज़, नशीली आवाज़ और जोशीली आवाज़ उन्होंने बनाई। यानी कहने का मतलब है कि उस समय ऐसी आवाज़ की मलिका थी गीता दत्त जी। जी हाँ, गीता दत्त जी, जिनके गाने हैं धीरे बापू जी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, ये बड़े धोखे हैं इन गानों में। गाइस, मैं गाने इसका कि नहीं दे रहा कॉपीराइट का कोई स्ट्राइक ना आ जाए। उनका एक और गाना जो है, गीत जो है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो हेलन जी पर था। गीता नाम चुन 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 बाबा चुन चुन चुन, रात चांदनी में अरे तू हेलो मिस्टर हेलो। तो लता जी के बाद आशा जी जो है वो भी इसी लाइन पर, इसी ढर्रे पर आ गई। और गाइस, गीता दत्त जी के जीते जी आशा जी ने गुरुदत्त जी की एक फिल्म साहेब बीबी और गुलाम में ऐसा नशीला गाना दिया था, जो था हम बड़ा बड़ा नादान है, भगियन की मुस्कान है। गाइस, मैं बात कर रहा था हार्ड वर्क और डेस्टिनी की। हार्ड वर्क तो आशा जी भी बहुत करते थे, क्योंकि वो मंगेशकर परिवार से थे। रियाज करना और गायकी को सीखना, निखारना, आवाज़ को और निखारना, आवाज़ में खनक लाना, आवाज़ में भारापन लाना, आवाज़ में कमकपी लाना, ये उनका हार्ड वर्क ही था, जो कि उनके गानों में आपको देखने को मिलता है, अक्सर मिलता है। तो भाई, अब उनका डेस्टिनी कैसे हुई? डेस्टिनी ऐसे हुई भैया कि जब तक गीता दत्त जी थे, प्रोड्यूसर जो है वो गीता दत्त जी को प्रेफरेंस देते थे। आशा जी को 1 या 2 गाने ही मिल पाते थे, और बाई चांस, बाय लक कह लीजिए आशा जी का, लेकिन बैड लक गुरुदत्त परिवार का कि गीता दत्त जी की जवानी में ही मौत हो गई।
और उनकी तरह के गानों के लिए गायिका का खलासा आ गया। तो जितने भी प्रोड्यूसर थे जो पहले गीता दत्त जी के रहते आशा जी को प्रेफरेंस नहीं देते थे, तो उनकी भी मजबूरी बन गई भैया। तो यही तो है डेस्टिनी। जो लोग आपको भाव नहीं देते तो उन्हीं को ही आपकी चौखट पर आना पड़ जाए, तो ये क्या है? यही तो है डेस्टिनी। तो आशा जी की डेस्टिनी जब उठी तो उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा भैया। जो भी डांस सॉन्ग थे, महिलाओं के डांस सॉन्ग थे, तो 98% आशा जी ने ही गाए हैं और इक्का दुक्का लता जी ने गाए होंगे जो कि डांस गीत है। और उनके साथ जो थे वो मतलब एक और गायिका थी शमशाद बेगम जी। शमशाद बेगम जी की भी भारी आवाज़ थी और वो भी डांसिंग गीत में अपनी आवाज़ देते थे। तो लेकिन आशा जी ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। गाइस, भाई और बहनों, अब मैं सेकंड जो आपके पास एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूँ वो भी गायक और एक लेजेंड गायक मोहम्मद रफ़ी जी की बात है। मोहम्मद रफ़ी जी पंजाब से आए थे, शाही थे, गायकी में बहुत ही महारत थी उनको, क्योंकि उनका हार्ड वर्क बहुत था, रियाज का हार्ड वर्क था और वो जो है क्लासिकल में काफ़ी माहिर थे। उनकी जो आवाज़ थी वो 7वें सुर तक भी चली जाती थी। दोस्तों, आर.डी. बर्मन जो है उन्होंने बहुत ही भारी आवाज़ में गाया है, लेकिन वो भी पंचम दा के नाम से मशहूर थे, क्योंकि वो कोई 5वें सुर तक ही जा पाते थे। लेकिन मोहम्मद रफ़ी जी जो है 7वें सुर पर ऊंचा आलाप लगा लेते थे। तो ये उनका रियाज और हार्ड वर्क था। लेकिन उनकी डेस्टिनी ये थी कि उनको एक पंजाबी गायक को यूपी के म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद का सहारा मिल गया। जी हाँ, वो नौशाद जी के साथ ऐसा जुड़े कि नौशाद जी के ही जो है मतलब पहली सिफारिश कह लो या जो कह लो कि रिकमेंडेशन कह लो कि उनको स्टार्टिंग में जो है मौका कोर्स गाने में मिला था भाई वो है ना। और उन्होंने मेन गायक जो है वो उनके साथ जो कोर्स में खड़े होकर पीछे उनके पीछे पीछे गाते हैं उनमें स्टार्टिंग की थी। और फिर खुद ही जो है नौशाद जी ने अपनी म्यूज़िक डायरेक्शन में उनको ऐसे चमकाया कि बाद में अन्य म्यूज़िक डायरेक्टरों की भी वो ज़रूरत बन गए, क्योंकि उनकी आवाज़ में जोश था, उनकी आवाज़ में कह लो कि वो इमोशन था, रोआ भी देते थे, हंसा भी देते थे और वो गायकी की और वो भक्ति की एक मधुर दुनिया में भी ले जाते थे। तो फिर मोहम्मद रफ़ी जी का ऐसे ही सितारा बुलंद हुआ। तो अब मैं थोड़ी सी इससे कोटेबल एग्जाम्पलें दूंगा जिससे हार्ड वर्क और डेस्टिनी, हार्ड वर्क प्लस डेस्टिनी इज इक्वल टू सक्सेस ही मैं बताऊंगा। वो ये है कि दोस्तों, अगर डेस्टिनी ना होती तो अमिताभ बच्चन जी के बेटे जो हैं, जिनको अभिषेक बच्चन जी, जिनको कि एक बनी बनाई दुनिया मिली है, जो खुद पिता की तरह हार्ड वर्कर भी हैं, तो उनको सक्सेस नहीं मिल पाई, उनको उतनी सफलता नहीं मिल पाई। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है राजेंद्र कुमार जी, जो जुबली कुमार के नाम से मशहूर थे, जिनकी हर पिक्चर जुबली हिट होती थी, यानी 25, 50, 75 हफ्ते एक ही थिएटर में चलती थी। सिल्वर जुबली होती थी या गोल्डन जुबली होती थी या कभी कभी प्लेटिनम जुबली भी हो जाती थी, लेकिन 25 हफ्ते से पहले नहीं उतरती थी। इतने वो पॉपुलर थे, इतनी उनकी फिल्में चलती थी। लेकिन उन्होंने भी खुद मतलब दिया स्पेस अपने बेटे कुमार गौरव को, अपनी ही फिल्म में लॉन्च किया, तो कुमार गौरव की वो फिल्म हिट भी हुई, उसकी मेहनत चली। लेकिन जब बाद में कुमार गौरव ने अन्य फिल्मों में काम किया, फ्लॉप हो गए और बाद में उनको काम मिलना बंद हो गया। तो भैया, ये भी तो डेस्टिनी ही है ना।
और तीसरी एग्जांपल आप ले सकते हैं भैया डेस्टिनी, जिनकी अच्छी और बुरी दोनों मिक्स थी, वो थे सुनील दत्त जी के बेटे यानी संजय बाबा। संजय बाबा की डेस्टिनी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने बहुत सी गलतियां की। चाहे नशे की दुनिया में डूब गए, अच्छे माता पिता थे, उनको निकाल लाए, फिर उनकी डेस्टिनी ने साथ दिया, फिल्में चली, और फिर वो अंडरवर्ल्ड के साथ कोई थोड़ा सा उनके से गलती हो गई कि उनका हथियार अपने पास रख लिए, तो फिर वो एक बहुत बड़े मतलब केस में फंस गए। इतने साल उनके सर पर तलवार लटकती रही, और बाद में उनको जेल का, पहले भी जेल गए और बाद में भी उनको जेल में रहना पड़ा। लेकिन जब भी वो फिल्मों में आते थे तो उनकी डेस्टिनी जो है उनका पूरा साथ देती थी, मिली जुली डेस्टिनी थी उनकी। बिल्कुल गाइस, इस वीडियो को मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। उनका कंक्लूजन यही है कि हार्ड वर्क इज़ मस्ट, इसीलिए मैं हार्ड वर्क को पहले नंबर पे देता हूँ। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क का रिटर्न आए ना आए। तो फिर आप कृष्ण जी की बात सुन लीजिए, जो उन्होंने गीता में फरमाया है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। भैया फल तो मिलेगा, इच्छा मत रखो, तो उन्होंने यही कहा था कि सोचो मत फल के बारे में, मिलेगा ही मिलेगा। यही तो कृष्ण जी की फिलॉसफी है, और यही हार्ड वर्क की फिलॉसफी है कि हार्ड वर्क करते रहो। आपको कभी कभी एकदम रिटर्न नहीं मिलता, जल्दी रिटर्न नहीं मिलता, समय पा के रिटर्न मिलता है, तो वो ही तो डेस्टिनी है। उससे चाहे आप इत्तेफाक कह लीजिए, उससे चाहे आप चांस कह लीजिए। कोई कहते हैं कि जीवन में आपको 1 या 2 चांस मिलते हैं, अगर आप उसको पकड़ लेते हैं तो सफलता के रास्ते में चले जाते हैं। बिल्कुल भैया, चांस ही तो डेस्टिनी है ना। जब आपकी डेस्टिनी ने साथ दिया तो चांस आया, अब आप हैं कि उसको पकड़ पाए कि उसको छोड़ दिया, ये तो आप पर है ना, ये किसी और पर नहीं है। डेस्टिनी आपकी अच्छी हो तब भी आप तरक्की करोगे, तब भी आप आगे जाओगे। ये सही नहीं है, क्योंकि डेस्टिनी अच्छी है तो अब आपको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, अब आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, अब आपको आगे आकर कुछ ना कुछ उस दिशा में चलना तो पड़ेगा। चलते जाइए भैया, मंजिल तो मिलेगी, मंजिल ही आपकी डेस्टिनी है। और भैया यही बात है कि हार्ड वर्क प्लस डेस्टिनी इज इक्वल टू सक्सेस। आप माने ना माने, इसको इत्तेफाक कहें, इसको चांस कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन आपकी डेस्टिनी आपका साथ जरूर देती है, वो भी तब जब आप हार्ड वर्क करते हैं। अब आप कहेंगे कि हार्ड वर्क से ही तो डेस्टिनी बदली जा सकती। जी हाँ, इससे मैं सहमत हूँ। हार्ड वर्क करते जाइए, डेस्टिनी बदलेगी, जरूर बदलेगी। अगर आपकी अब काम नहीं कर रही डेस्टिनी, अभी आपको हार्ड वर्क का रिवार्ड नहीं मिल रहा, आप करते रहें भैया, चींटी की तरह। चींटी से सीखिए, वो जब तक सफल नहीं हो जाती और पूरी तरह दीवार पर चढ़ नहीं जाती, दाना मुंह में लेकर वो बार गिरती है, दाना उठाती है, फिर चढ़ती है, गिरती है, दाना उठाती है, फिर चढ़ती है, तो भैया आखिर में वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। तो यही तो है व्यूअर्स। अगर आप सहमत हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि और बेल जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको पास आ सके। तो और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में भैया कोई पैसा नहीं लगता, और अगर आप करते हैं हम मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेट होकर और बढ़िया लेते हैं। अगर आप हमें मोटिवेट कर दोगे, अपना परिवार बढ़ा लोगे, तो मैं वादा करता हूँ कि नए अपडेट तो वैसे भी देता रहूँगा, लेकिन नए कलाकारों से मिलाऊँगा भी लाइव आपको, और आपकी बातचीत भी कराऊँगा। अच्छा, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ भैया। गाइस, अगली वीडियो जो है वो मैं लेकर आऊँगा कि जब मैंने इंटरव्यू की थी सैफ अली खान जी के साथ, तब की यादों को मैं आपके साथ साझा करूंगा। वो उनका शुरुआती दौर था, और उस शुरुआती दौर में क्या हुआ, कैसे हुआ, और मैंने क्या अनुभव किया, उन्होंने क्या बताया, थोड़ा बहुत वो भी साझा करूंगा। तो अगली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके। तो ठीक है, अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं।
कब मिलोगे, जब तुम कहोगे। हाँ जी गाइस, जब भी आप याद करोगे हम हाजिर हो जाएंगे, हफ्ते में 2 बार 3 बार, और कभी कभी टाइम भी लग सकता है, मिलते रहेंगे। अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, बाय।